हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 की। डिस्कस करेंगे भारत की विदेश नीति। इसकी यूनिट 3 को डिस्कस करने वाले हैं आज हम। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो डिस्कस करेंगे यूनिट 3 जो हमारी है भारत और पड़ोस, मुद्दे और चुनौतियाँ। यानी भारत के पड़ोसी कौन कौन देश हैं और उनके क्या मुद्दे और चुनौतियाँ भारत के समक्ष जो है रहती है। एक बार सिलेबस देख लीजिए आप लोग। देखिए यूनिट 1 हम कवर कर चुके हैं, यूनिट 2 के तीनों चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टडी करने वाली है अपनी यूनिट 3। इसको एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। इसके बाद हमारी यूनिट 4 बचेगी जिसके 2 लेसन हैं। 2 वीडियो में इनको भी कवर कर लेंगे, फिर आपकी पूरी बुक जो है वो कवर हो जाती है। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है, या जो भी लेक्चर आप एकलव्य स्नातक पर देखते हो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अब कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, परिचय की। तो देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही बड़ी और अनूठी है। यानी भारत की अगर सीमा रेखा की बात करें तो बहुत ही बड़ी सीमा रेखाएं हैं। ठीक है, कई देशों के साथ भारत की सीमा रेखाएं जो मिलती है। भौगोलिक स्थिति से भारत एक बहुत ही विशाल और एक बड़ा देश है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत जो है वो दक्षिण एशिया के प्रमुख देशों के साथ सीमा को अपनी साझा करता है। भारत के पड़ोसी देश जिनके साथ भारत सीमा साझा करता है उनमें चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ये सभी देश भारत के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। भारत अपनी सीमा इनके साथ साझा करता है। भारत अपने अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक संबंध भी साझा करता है। भारत का जो पड़ोसी देशों के प्रति जो नीति उसकी रही है, पड़ोसी देशों के प्रति जो उसका व्यवहार रहा है वो मित्रतापूर्ण व्यवहार रहा है। ठीक है, भारत ने सदैव कोशिश करी है कि जो भी उसके निकटतम पड़ोसी है उसके साथ उनके घनिष्ठ संबंध बने रहे। हर मामले में भारत जो है सपोर्टिव रहता है अपने पड़ोसी देश के प्रति। भारत का व्यवहार सदैव मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने वाला रहता है। बावजूद इसके भारत को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां क्या हैं? देखिए सीमा विवाद, भारत को सबसे ज़्यादा सीमा विवाद की चुनौती का सामना करना पड़ता है। उसके बाद शरणार्थियों का एक संकट जो भारत के समक्ष आया है, उसको भी भारत को इस विवाद का भी सामना करना पड़ा है, इस संकट का सामना करना पड़ा है। ठीक है, जल संधि समस्या है, इस समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरा है सीमा पर जो आतंकवाद दूसरे देशों की तरफ से फैलाया जाता है उसका सामना भी भारत को करना पड़ता है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो भारत को जो है अपने पड़ोसी देशों के समक्ष, पड़ोसी देशों से जो है समस्या का सामना जो है भारत को करना पड़ता है इन चुनौतियों का। बावजूद इसके कि भारत का व्यवहार सदैव मैत्रीपूर्ण रहता है, बावजूद इसके जो है इन चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ता है। यदि बात करें हम भारत और चीन, देखिए भारत और चीन के बीच जो है ना 1960 के बीच से ही सीमा विवाद रहा है। 1962 में सीमा विवाद के चक्कर में ही भारत और चीन का युद्ध भी हुआ था, जिसमें भारत को जो है हार का सामना करना पड़ा था और भारत के हजारों सैनिक जो है शहीद हुए थे इस युद्ध के अंतर्गत। इससे पहले भारत को यह लगता था कि चीन जो है वो कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा, हिंदी चीनी भाई भाई की संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 1959 से ही चीन ने जो है तिब्बत के पास से एक सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिससे पता चलता था कि चीन जो है विस्तारवादी सोच रखता है भारत के प्रति। ठीक है, वो क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है। तो 1960 से ही ये सीमा विवाद जो है वो देखने को मिलता है भारत और चीन के बीच। चीन के साथ भारत के संबंध सीमा विवाद से लगातार प्रभावित होते रहे हैं। ये भारत के लिए कड़ी चिंता का विषय जो है आज तक भी बना हुआ है। चीन द्वारा अतिक्रमण का स्तर, हस्तक्षेप पिछले वर्षों में भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। अगर हम पिछले लगातार कई वर्षों की बात करें तो चीन के द्वारा जो अतिक्रमण का स्तर है ना वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है भारत की भूमि पर, जिसमें देपसांग 2013 में, चुमार 2014 में, डोकलाम 2017 में, गलवान 2020 में और लद्दाख 2021 में, और हाल ही में अभी तवांग में भी झड़प हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच 2022 में भी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो लगातार चीन के साथ विवाद है ना भारत के, वो चले आ रहे हैं।
यह घटनाएं जो हैं ये तब हुई है जब दोनों पक्ष लगातार उच्च स्तर के दौरे कर रहे हैं, ठीक है। दोनों पक्षों की तरफ से जो है वो उच्च स्तरीय बैठकें लगातार होती रहती है। इसके बावजूद भी दोनों पक्ष के द्विपक्षीय संबंधों के जो बैठकें हैं वो लगातार होती रही हैं। इसके बावजूद भी ये सब घटनाएं देखने को मिलती है, जिससे पता चलता है कि जो चीन है, चीन क्या है, चीन अपना जो क्षेत्र है उसका विस्तार करना चाहता है, ठीक है। यानी वो भारत की सीमाओं के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है, जो कि एक गलत सोच है, ठीक है। इन सभी घटनाओं का जो प्रभाव है वो भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर देखने को मिलता है, जिससे चीन और भारत के बीच व्यापार और सुरक्षा का मुद्दा जो है वो हमेशा चिंता का विषय रहा है, ठीक है। यानी कि जब जब ये सीमा पर विवाद होता है तब तब जो भारत और चीन के संबंध हैं वो खराब होते हैं, व्यापार की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी। व्यापार की दृष्टि से बात करें तो हाल ही में जब ये जो गलवान की घटना हुई थी, इसके बाद भारतीय कंपनियों ने चीनी कंपनियों पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे, ठीक है। बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे क्या होता है, इससे जो चीनी कंपनी को भी नुकसान होता है और भारत को भी नुकसान होता है। तो ये जो सीमा विवाद है ये कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है वो बढ़ा हुआ है। भारत की चिंता का विषय सीमा विवाद ने बढ़ा के रखा है। भारत और चीन के बीच करीब 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है। चीन इस सीमा विवाद में भारत और भूटान दो ऐसे मुल्क हैं जो उलझे हुए हैं, ठीक है। भूटान में है डोकलाम। इस डोकलाम क्षेत्र पे ही 2017 में जो है विवाद देखने को मिला था भारत और चीन के बीच। तो वहीं लद्दाख से सटे हुए अक्साई चीन, जो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग है, यहाँ पर आपको विवाद देखने को मिलेगा। यहाँ पर विवाद ऑलवेज जो है वो जारी रहता है, हमेशा जो है झड़पें चलती रहती हैं भारत और चीन के सैनिकों के बीच। क्योंकि चीन क्या करना चाहता है, चीन जो है तवांग, जैसे तवांग क्षेत्र है ना, वहाँ पर अपना कब्जा करना चाहता है। विस्तारवादी सोच चीन रखता है भारत के प्रति अपनी। तो इसीलिए जो है यहाँ पर इनके जो सीमा के विवाद के जो मुद्दे हैं वो लगातार देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे पर भी चीन और भारत के बीच विवाद रहता है, ठीक है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी इलाके में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो चीन के उधर से ही होता है, ठीक है। तो चीन ने क्या किया है, वहां पर बहुत सारे कई बांधों का निर्माण कर दिया है। चीन ये चाहता है कि ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो भारत में ना करके किसी प्रकार से उसको चीन के अंदर ही मोड़ दिया जाए। तो इस पर जो है हमेशा विवाद रहता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी हमेशा चीन चाहता है कि भारत में ना जाए, और सारा का सारा पानी जो है वो चीन ही उसको प्रयोग करे। तो उसमें जो चीन है उसने कई बांधों का निर्माण भी है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर किया है, जिससे क्या रहता है, हमेशा भारत और चीन के बीच विवाद रहता है। हालांकि जल बंटवारे को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक या औपचारिक संधि इन दोनों देशों के बीच में नहीं है, ठीक है। कोई भी ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर कोई औपचारिक संधि आपस में नहीं बनी है। बावजूद इसके चीन क्या करता है, बांधों का निर्माण करना जो है वो स्टार्ट कर रखा है उसने, जिससे क्या होता है, भारत और चीन के बीच इस ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर हमेशा विवाद रहता है। भारत के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन भी कहीं ना कहीं चीन करता है। देखिए, चीन जो है वो अपना प्रतिद्वंदी मानता है, किसको, भारत को। एशिया में चीन भारत को सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो है वो किसको मानता है, भारत को मानता है। क्योंकि एशिया में यदि कोई देश टक्कर देने वाला है चीन को, तो वो भारत ही है। अदरवाइज यदि हम एशिया की बात करें तो सबसे शक्तिशाली और समृद्ध देश जो है वो एशिया के अंदर वो चीन है। तो इसीलिए चीन जो है वो स्टार्टिंग से ही भारत को अपना प्रतिद्वंदी मानता है, और इसीलिए वो साजिश करता है भारत के खिलाफ। अब कैसे किस तरीके से करता है, आपको पता है कि भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध भी अच्छे नहीं है, सभी को इस चीज़ का पता है। एशिया के प्रत्येक देश को इस चीज़ की जानकारी है कि भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है। इसीलिए चीन जो है वो पाकिस्तान का प्रयोग करता है। पाकिस्तान के अंदर चीन बड़े पैमाने पर निवेश करता है। निवेश किस लिए करता है, ताकि जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन है वो लगातार एक्टिव रहे भारत के विरुद्ध, ठीक है। इसीलिए चीन जो है वो लगातार निवेश करता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ने चीन में बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है। चीन पाक आर्थिक गलियारा और वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, जैसे मेगा प्रोजेक्ट चला रहा है। कौन, चीन चला रहा है। ये कहाँ पे चला रहा है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान की हालत तो आप सभी को पता ही है, खस्ता हालात है वहाँ पर। बहुत मुश्किल जो है वो जीवन हो चुका है। ऐसे में जो ज़्यादातर जो फाइनेंस करता है वो चीन ही फाइनेंस करता है, किसको, भारत को। और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं ना, उनमें जो निवेश करा हुआ है वो किसने करा हुआ है, चीन ने करा हुआ है।
एक स्तर पर आतंकी संगठनों की दया पर निर्भर हैं ये सारे, ठीक है। यानी आतंकी संगठनों को एक्टिव करने के लिए भारत के विरुद्ध ये जो सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है चीन के द्वारा चलाए जाते हैं। ऐसे में चीन कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ आतंकवाद का पोषक बना हुआ है। यानी कि ऐसे में चीन क्या कर रहा है, पीछे से आतंकवाद को भारत के विरुद्ध तैयार कर रहा है, और भारत की चिंता जो है वो लगातार इस विषय में बढ़ी रहती है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान सीमा विवाद। देखिए, एशिया के अंदर भारत का जो विवाद रहा है ना, सीमा विवाद को लेकर के बात करें तो वो ज़्यादातर चीन के साथ रहा है, ठीक है। या तो चीन के साथ रहा है या फिर शुरुआत से पाकिस्तान के साथ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों देशों के साथ हमेशा से विवाद रहा है। किसका? सीमा विवाद की बात करें तो भारत का सीमा विवाद पाकिस्तान और चीन के साथ रहा है। तो पाकिस्तान की बात करें सीमा विवाद की, तो देखिए 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद भारत का विभाजन हुआ, ठीक है। जिसमें से क्या हुआ, जिसमें से निकला पाकिस्तान, पाकिस्तान का निर्माण हुआ विभाजन के बाद। शुरुआत में क्या हुआ था, पाकिस्तान के दो विंग बने थे, ठीक है। एक बना था पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, और दूसरा बना था पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, तो जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने अपने देश को मुस्लिम संख्या के आधार पर देश का निर्माण किया था। तो कुछ मुस्लिम जो थे वो बंगाल की तरफ से, जो पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था ना बंगाल के इधर, बांग्लादेश जो बना बाद में, वो था। और दूसरा था इधर ये अपना जो पाकिस्तान बना, ठीक है। इसमें से तो दो विंग बने उस समय। एक बना पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा बना पूर्वी पाकिस्तान। होता क्या है, शुरुआत से लेकर के 1947 के बाद से लेकर के जो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान होता है वो पूर्वी पाकिस्तान पर हमेशा अपना वर्चस्व बना कायम रखने की सोचता है और अत्याचार करता है जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग होते हैं, यानी बांग्लादेशी जो लोग थे। तो 1971 में इनके बीच युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें भारत ने जो है पूर्वी पाकिस्तान का साथ दिया, बांग्लादेशियों का साथ दिया। और बांग्लादेश जो है वो एक स्वतंत्र, पूर्वी पाकिस्तान को क्या होता है उस 1971 में युद्ध में जीत जाता है और स्वतंत्र देश बन जाता है, ठीक है। स्वतंत्र देश के ऊपर देश में सामने आता है, जिसका नाम होता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के रूप में अलग हो जाता है 1971 में पाकिस्तान से। भारत और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं वो कुल 4 राज्यों से होकर गुजरती है। एक पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान के साथ और जम्मू कश्मीर के साथ। तो ज़्यादातर जो पंगा देखने को मिलता है, ज़्यादातर जो सीमा विवाद देखने को मिलता है वो गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का विवाद तो पुराना है ही, आप सभी जानते ही हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सीमा विवाद देखने को मिलता है दोनों देशों के बीच। अब देखिए, जो ये कच्छ में सर क्रिक सीमा रेखा है ना, सबसे ज़्यादा विवादित ये है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विवाद रहा है सर क्रिक सीमा रेखा पर। तो पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित सर क्रिक सीमा रेखा को लेकर विवाद हमेशा से रहा है, ठीक है। सर जो क्रिक सीमा रेखा है वो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत अहम हिस्सा है भारत का, बल्कि गुजरात राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ना केवल जो ये सर क्रिक रेखा है ये भारत के लिए सुरक्षा से बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ ये गुजरात की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये क्रिक सीमा रेखा विवाद जो है वो क्या है, तो देखिए कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा रेखा बनी हुई है एक, ठीक है। एक हिस्सा है जो भारत के पास है कच्छ, दूसरा हिस्सा है जो पाकिस्तान के पास है सिंध। इन दोनों के बीच जो समुद्री सीमा रेखा है ये विवाद बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अस्पष्टता के कारण है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इलीगली क्लेम करता है काफ़ी ज़्यादा हिस्सा इसका, जो कि कच्छ की तरफ आता है। और पाकिस्तान कहता है भाई ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिंध के अंतर्गत आता है, लेकिन वो हिस्सा एक्चुअल में जो कागजों पे है वो कच्छ का हिस्सा है, ठीक है। कच्छ का हिस्सा है, और कच्छ किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो ये विवाद जो है अस्पष्टता के कारण शुरू से बना हुआ है। 1947 में आज़ादी के बाद क्या होता है कि सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है। जब इसका जो बंटवारा किया गया था, जो लाइन बनाई गई थी, ठीक है, सीमा रेखा जो बनाई गई थी, तो सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है और भारत का हिस्सा कच्छ बन जाता है, ठीक है। भारत का हिस्सा कच्छ बन जाता है, लेकिन पाकिस्तान बहुत सारे हिस्से को, जो कच्छ का हिस्सा आता है उसको क्लेम करता है कि भाई ये हिस्सा जो है वो सिंध का है। तो ये सीमा विवाद इनका 1947 के बाद से ही बना हुआ है। अब ये जो कच्छ का एरिया है, ये जो समुद्री एरिया है, ये एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्र में से एक है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्र में से है, तो यहाँ मछुआरों को सबसे ज़्यादा जो है समस्या देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, मछुआरों को पता ही नहीं चलता,
और वो लाइन को क्रॉस कर देते हैं, जो सीमा रेखा होती है वो उसको क्रॉस कर देते हैं, और पाकिस्तान क्या करता है, उनको पकड़ लेता है, किडनैप कर लेता है और फिर उनको अपनी जेलों में बंद कर देता है। तो ऐसा बहुत बार देखने को मिला है कि भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान ने पकड़ा है, जिसके कारण मछुआरों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मछुआरों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि भाई मछली पकड़ने का सबसे बड़ा एरिया है, तो इसलिए तो इनके लिए महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ साथ ये इनके लिए एक तरीके से सुरक्षा का मुद्दा भी है। साथ ही इस क्षेत्र के समुद्र के नीचे तेल, ठीक है, और गैस के विशाल भंडार है। ये पता है किसको, भारत को भी और पाकिस्तान को भी। इसीलिए पाकिस्तान इलीगली क्लेम करता है इस हिस्से को सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए जो सीमा विवाद है ये हमेशा बना रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि इस क्षेत्र के नीचे, समुद्र तल के नीचे क्या है, बहुत सारा तेल के और गैस के भंडार है। इस कारण से ये क्षेत्र अपना एक अलग महत्व रखता है, जिसकी जानकारी भारत को भी है, पाकिस्तान को भी है। उसके बाद बात करते हैं कश्मीर मुद्दे की। देखिए कश्मीर मुद्दा भी 1947 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। हुआ क्या था, देखिए 1947 के बाद कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था, ठीक है। यानी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में से निकला क्या, पाकिस्तान। लेकिन कश्मीर क्या था, एक स्वतंत्र राज्य था उस समय। कश्मीर ना तो पाकिस्तान के अंदर मिला और ना ही भारत के अंदर मिला। परंतु होता क्या है कि पाकिस्तान कव्वालियों के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर पर अटैक करवा देता है, ठीक है। कव्वालियों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। जो कव्वाली वो इंस्पायर्ड किससे थे, वो पाकिस्तान से इंस्पायर्ड थे। इनके द्वारा कश्मीर पर आक्रमण कर दिया जाता है। तो ये सब जो उस समय कश्मीर के महाराजा थे वो कौन थे, राजा हरी सिंह थे, ठीक है, महाराजा हरी सिंह थे। तो महाराजा हरी सिंह ये सब देख करके क्या करते हैं भाई, जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग रख देते हैं कि भाई हम भारत में मिलना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को भारत का एक अहम राज्य बना लिया जाए, ठीक है। तो भारत में विलय करने का फैसला कर लेते हैं राजा हरी सिंह। जिसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लगती और पाकिस्तान और भारत के बीच जो है वो युद्ध छिड़ जाता है, और कई युद्ध संघर्ष जो है भारत और पाकिस्तान के बीच होते हैं। पाकिस्तान इस दौरान क्या करता है भाई, जब कव्वालियों द्वारा आक्रमण हुआ था तो कुछ जो कश्मीर का भाग था वो पाकिस्तान अनाधिकृत रूप से ना उस पर कब्जा कर लेता है। भारत इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ भी गया, ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देखने को नहीं मिला भारत के लिए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मध्यस्थता की बात कही और युद्ध विराम का ऐलान किया कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए दोनों देशों के बीच, ठीक है। परंतु जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर था उस पर जो भारत के नियंत्रण में आना चाहिए था वो भारत को नियंत्रण नहीं दिया गया, ठीक है। आज तक भी भारत को उसका नियंत्रण नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था, क्योंकि महाराजा राजा जय सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय करने की मांग की थी। इसलिए जो हिस्सा होना चाहिए था वो कश्मीर का, वो भारत के पास आना चाहिए था। इस युद्ध के बाद से ही एक और भारत पाकिस्तान के अधिकृत को अपना हिस्सा बताते हुए लौटाने की मांग करता है। तो वहीं पाकिस्तान की मंशा है कि जो बाकी कश्मीर का हिस्सा है ना उस पर भी कब्जा कर लिया जाए। तो ये जो विवाद है ये 1947 से ही देखने को मिलता है भारत और पाकिस्तान के बीच, और यहाँ पर जो है हमेशा तनाव देखने को मिलता है। कश्मीर के रास्ते से ही पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ठीक है, आतंकवाद फैलाता है, अलगाववाद फैलाता है, जिससे क्या होता है, आप लगातार देखते हो कि वहाँ पे कितने आतंकी हमले होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि पाकिस्तान की मंशा है कि कश्मीर पर कब्जा कर लिया जाए। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत की क्या है, प्रवासन और शरणार्थी की है। प्रवासन और शरणार्थी क्या होता है, देखिए दो शब्द हैं, प्रवासन और शरणार्थी। अब ये प्रवासन क्या होता है, तो प्रवासन वे व्यक्ति जो अपनी इच्छा से एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश में प्रवास कर जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रवासी। मान लीजिए कोई छोटा देश है, ठीक है, उस देश के जो नागरिक है वो अपने देश से खुश नहीं है, अपने देश के संविधान से खुश नहीं है, अपने देश के संसाधनों से खुश नहीं है, तो वो अपनी इच्छा से पलायन कर जाते हैं किसी दूसरे देश में, ठीक है। किसी दूसरे देश में पलायन कर जाते हैं एक बेहतर जीवन जीने के लिए, एक बेहतर काम करने के लिए, तो वो कहलाता है क्या, प्रवास, जिसे हम प्रवासी कहते हैं। एक होता है शरणार्थी। शरणार्थी वो इंसान होता है जो उत्पीड़न, युद्ध और हिंसा के कारण अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने के लिए चले जाते हैं। यानी कि जिस देश में बहुत ज़्यादा युद्ध होते हैं, मानव अधिकारों का हनन होता है, हिंसा होती है, अत्याचार होता है नागरिकों पे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना देश छोड़ करके वो किसी दूसरे शांति प्रिय देश के अंदर रहना पसंद करते हैं।
और सभी को पता है कि एशिया के अंदर भारत जो है सबसे ज़्यादा शांति प्रिय और लोकतांत्रिक देश है। तो भारत को बहुत प्रेफर करते हैं लोग, भारत सबसे ज़्यादा शरणार्थी जो है वो भारत के अंदर आते हैं। इससे भारत के समक्ष कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरे होते हैं अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी क्या होते हैं? देखिए, एक तो प्रवासी बता दिए, एक शरणार्थी बता दिए। अवैध प्रवासी वो होते हैं जो इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके देश के अंदर एंट्री कर लेते हैं, या फिर वो लोग होते हैं जो यहाँ पर वैध दस्तावेज के साथ आते हैं, ठीक है, वीज़ा लगवा के आते हैं, लेकिन वीज़ा एक्सपायर होने के बाद क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को बताते नहीं है और यहीं पे रहते हैं। ठीक है, किसी देश के ऐसे नागरिक जो वैध यात्रा दस्तावेज के जरिए किसी दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, उनकी वैधता खत्म होने के बाद भी उस देश में रहते हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं अवैध अप्रवासी। या फिर एक विदेशी नागरिक जो वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना ही किसी दूसरे देश में प्रवेश कर ले, वो कहलाता है अवैध प्रवासी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो अवैध प्रवासी से बनी हुई है भारत के लिए। कई जगह ऐसा देखा गया है, जैसे बंगाल में आप देखोगे, ठीक है, बंगाल में बहुत सारे जो अवैध प्रवासी है, वो बॉर्डर पार कर जाते हैं, भारत के अंदर घुसपैठ जो है भारत के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे रोहिंग्या जो है वो भारत के अंदर घुसपैठ कर चुके हैं। तो ये जो समस्या है ये भारत के लिए लगातार बनी हुई है। भारत में शरणार्थी संकट से जुड़े जो मामले आए थे, कब कब शरणार्थी आए भारत के अंतर्गत, तो देखिए सबसे पहले तो आए विभाजन के बाद, जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान के साथ, तो बहुत सारे सिख जो थे वो भारत की तरफ आए। ठीक है, भारत में उन्होंने रहना प्रेफर करा, क्योंकि पाकिस्तान ने सिखों को मजबूर कर दिया था कि भाई हमारा जो पाकिस्तान देश बना है वो धर्म के आधार पर सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए है। तो बहुत सारे जो पंजाब में रहने, पंजाब का बहुत सारा हिस्सा आपको पता है, लाहौर तक जो पंजाब था, अब लाहौर पाकिस्तान में है, तो बहुत सारे सिखों को जबरदस्ती पलायन कराया गया। कहाँ पर? भारत के अंदर। लेकिन अब वो भारत का हिस्सा है वो। ठीक है, ऐसे ही तिब्बती शरणार्थी आए, फिर बांग्लादेशी शरणार्थी भी भारत आए, अफगानी शरणार्थी भारत आए, फिर श्रीलंका में जो तमिल का वो हुआ था, तमिल शरणार्थी आए थे, ठीक है, तमिल शरणार्थी आए, फिर रोहिंग्या शरणार्थी आए। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों से, जो भारत के पड़ोसी देश है ना ये सभी, यहाँ से जो है विभिन्न शरणार्थी भारत की ओर आए, जो भारत के लिए एक संकट की तरह, भारत के लिए एक संकट वाली स्थिति जो है वो पैदा हो गई थी इससे। अब देखिए पाकिस्तान ने क्या करा था भाई, पाकिस्तान ने जबरन सिखों को वहां से भगाया, तो मजबूरन उन्होंने शरणार्थी के रूप में आना पड़ा भारत के लिए। क्योंकि लाहौर तक, मैंने अभी आपको बताया क्या था, पंजाब था, तो वहां पे रहने वाले जो सिख थे उनको पाकिस्तान ने जबरन भगाया कि भाई जाओ भारत में रहो जाके, यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लोग रहेंगे। तो उनको बेचारों को यहाँ पर आना पड़ा और शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा। हालांकि अब ये सभी लोग जो है वो भारतीय नागरिक बन चुके हैं और ये अपने भारत का एक अभिन्न हिस्सा जो है वो इस समय बन चुके हैं। इसके साथ ही 1959 में तिब्बत में जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, वो विफल हो गया था। 1959 में तिब्बत में जो विद्रोह हुआ था चीन के विरुद्ध, वो विफल हो गया। उसके बाद चीन ने क्या करा भाई, तिब्बत के बहुत सारे हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। तो चीन ने क्या किया था, वहाँ पे जो बौद्ध धर्म के लोग थे, वहाँ पे जो उनके बौद्ध विहार थे, जो उनके मठ थे, उनको तुड़वा दिया। ठीक है, उससे क्या हुआ भाई, जो बौद्ध धर्म के लोग थे उन्हें खतरा पैदा हो गया था। तो दलाई लामा ने क्या करा भाई, दलाई लामा जो धर्म गुरु थे तिब्बत के, वो भारत आ गए, भारत में उन्होंने शरण ले ली। तो उनके साथ ही जितने भी बौद्ध धर्म के जो लोग थे ना, लगभग 1 लाख तिब्बती उस समय भारत में शरणार्थी के रूप में आए थे। तो 1 लाख तिब्बती शरणार्थियों ने भारत में शरण ली और भारत ने इनको शरण दी भी। ऐसे ही 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान, यानी जो बांग्लादेश बन गया था बाद में, ठीक है, उस पर जो ढाई सितम थे, उसके दौरान करीब 10 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी शरणार्थियों ने भारत में शरण ली थी। ठीक है, तो 1971 में जो बांग्लादेशी थे वो भी भारत आए। हालांकि बांग्लादेशी तो अब भी भारत आते रहते हैं, ठीक है, बॉर्डर पार वो करते रहते हैं किसी ना किसी रूप में, क्योंकि भारत एक सक्षम और लोकतांत्रिक देश है, तो इसीलिए प्रत्येक आसपास के पड़ोसी देश के जो नागरिक है वो भारत में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसीलिए वो किसी ना किसी रूप में बॉर्डर पार करके भारत में आ जाते हैं, या तो अवैध रूप से या शरणार्थी के रूप में। जैसे देखिए रोहिंग्या शरणार्थी, ये सबसे बड़ी समस्या भारत की रही है। तो गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट निकाली थी पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने कहा भाई लगभग 40,000 जो रोहिंग्या है ना, 40,000 रोहिंग्या भारत के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पिछले कई सालों में भूमि मार्ग के रास्ते, ठीक है, भूमि मार्ग के रास्ते बांग्लादेश से
भारत पहुंच चुके हैं लगभग 40,000 रोहिंग्या। ये गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दी थी पिछले अभी एक या दो वर्ष पहले की बात है ये, ठीक है। तो भारत सरकार ने कहा भाई रोहिंग्या को अवैध प्रवासी और एक सुरक्षा खतरे के रूप में वर्गीकृत किया। उन्होंने कहा भाई ये अवैध प्रवासी है, ये इलीगली भारत के अंदर घुस गए हैं, ठीक है, जो कि भारत के लिए एक खतरा है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो अनाधिकृत रूप से भारत की जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं ये लोग, ठीक है, आके। साथ ही भारत सरकार ने म्यांमार से जो ये रोहिंग्या थे, ये म्यांमार से आए थे बांग्लादेश के रास्ते से होते हुए। तो म्यांमार से भारत सरकार ने अनुरोध किया भाई जो शरणार्थी जो आ गए हैं इतनी बड़ी संख्या में, इनको वापस जो है वो बुलाया जाए, ठीक है। हालांकि अभी तक ये बहुत सारी बड़ी संख्या में आ चुके हैं, इससे भी बढ़ चुके हैं, वापसी ये गए नहीं है। तो होता क्या है देखिए, जब ये जो शरणार्थी भारत के अंदर आ जाते हैं तो ये समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है, सबसे पहला मुद्दा तो सुरक्षा का रहता है, क्योंकि सुरक्षा अफेक्ट होती है। भाई बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या पता कैसे लोग हैं, वो कौन है, कोई कोई किसी गैंग से मिला हुआ हो, मान लो कोई किसी दूसरी किसी एजेंट हो कोई, तो सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। दूसरा रहता है भाई भारत के जो संसाधन है उस पर फिर ये अपना अधिकार जमाते हैं आके, ठीक है, संसाधन को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा ये है कि अवैध रूप से भारत की जनसंख्या को ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संकट बन चुका है भारत के लिए, जो सीमा पार से भारत के सामने आकर के खड़ा हो गया है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया अपना यूनिट 3, यहाँ पर हमारी यूनिट 3 खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।